गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका सब्जेक्ट है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में आज हम आपको बताएंगे एबनॉर्मल परप्यूरियम, असामान्य सूतिकावस्था, एबनॉर्मल परप्यूरियम के बारे में। तो इसमें देखिए, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? प्रसव पश्चात रक्तस्राव। देखिए, प्रसव के पश्चात रक्तस्राव होना आम बात है, परंतु प्रसव के पश्चात सामान्य से अधिक रक्तस्राव होना महिला के लिए खतरा हो सकता है। प्रसव के बाद, पश्चात में बाद होता है, रक्तस्राव होना, ये आम बात है कि प्रसव के पश्चात रक्तस्राव होता है, परंतु लेकिन प्रसव के बाद, प्रसव के पश्चात सामान्य से अधिक मात्रा में, सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में महिला को रक्तस्राव होना उसके लिए खतरा हो सकता है तथा महिला की मृत्यु की संभावनाएं हो जाती हैं। प्रसव के पश्चात 150 से 200 मिली रक्तस्राव होना सामान्य होता है, परंतु रक्तस्राव 500 मिली से अधिक हो तो वह प्रसव पश्चात रक्तस्राव पीपीएच कहलाता है। प्रसव के पश्चात रक्तस्राव होना आम बात है, सामान्य बात है, नॉर्मल है, परंतु जब प्रसव के पश्चात सामान्य से अधिक मात्रा में रक्तस्राव होने लगे तो वह महिला के लिए अत्यधिक खतरे वाली बात हो सकती है। इसमें जो है महिला की मृत्यु होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रसव के पश्चात 150 मिली से 200 मिली रक्तस्राव होना सामान्य होता है। प्रसव के पश्चात, लेबर होने के पश्चात, महिला को एक बच्चे के जन्म देने के पश्चात जो रक्तस्राव होता है वो सामान्य होता है, लेकिन सामान्य होता है 150 से 200 मिली रक्तस्राव होना जो है सामान्य बात होता है, परंतु यही रक्तस्राव अगर बढ़कर के 500 मिली से अधिक हो तो वह प्रसव पश्चात रक्तस्राव पीपीएच, जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। पीपीएच कहते हैं, उसे जो है पीपीएच कहते हैं, प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। परिभाषा देखिए, पीपीएच की जो क्या परिभाषा होती है, डिफिनीशन: गर्भस्थ शिशु के प्रसव के पश्चात 42 दिन के अंदर कभी भी 500 मिली से ज़्यादा रक्तस्राव होना या 5 मिनट में एक पैड रक्त से भर जाना प्रसव पश्चात रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। फर्स्ट परिभाषा है कि गर्भस्थ शिशु के प्रसव के पश्चात, जो गर्भस्थ शिशु है उसके पैदा हो, जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेने के बाद 42 दिन के अंदर कभी भी 500 मिली से ज़्यादा रक्तस्राव होना 5 मिनट में, जैसे 5 मिनट में एक पैड अगर रक्त से, ब्लड से भर जाए तो ये इसे प्रसव पश्चात रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच कहते हैं, कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए है सेकंड, क्लिनिक परिभाषा के अनुसार शिशु के जन्म लेकर 42 दिन के अंदर कभी भी योनि मार्ग से ऐसा रक्तस्राव जो महिला की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो तथा आघात के चिन्ह पैदा कर दे, प्रसव पश्चात रक्तस्राव पीपीएच कहलाता है। क्लिनिक परिभाषा के अनुसार जो है शिशु के जन्म लेकर 42 दिन के अंदर कभी भी योनि मार्ग से जो रक्तस्राव होता है वो महिला की स्वास्थ्य स्थिति में नकारात्मक प्रभाव डालता है हो तथा आघात के चिन्ह पैदा कर दे, प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसव पश्चात रक्तस्राव को अवधि के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो पीपीएच है उसके जो है उसकी अवधि मतलब समय के आधार पर उसको जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्राइमरी पीपीएच। सेकंड है द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, सेकेंडरी पीपीएच। फर्स्ट है प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्राइमरी पीपीएच। यदि रक्तस्राव शिशु जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के अंदर होता है तो इसे प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह प्रायः प्रथम 2 घंटे के अंदर ही हो जाती है। यदि योनि मार्ग से जो रक्तस्राव हो रहा है शिशु जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के अंदर ही होता है तो इसे प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह जो है सामान्यतः प्रथम 2 घंटे के अंदर ही हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए सेकंड है द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव, सेकेंडरी पीपीएच। यदि रक्तस्राव शिशु जन्म के 24 घंटे बाद से लेकर 42 दिन के अंदर होता है तो द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहलाता है। यदि वही रक्तस्राव वही योनि मार्ग के द्वारा जो रक्तस्राव निकल रहा है, प्रसव के पश्चात योनि मार्ग से जो रक्तस्राव निकल रहा है वह 24 घंटे से लेकर 42 दिन के अंदर हो, 24 घंटे से लेकर 42 दिन के अंदर हो तो उसे द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं, सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कारण, काजेज। काजेज क्या है? प्रसव पश्चात रक्तस्राव के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है गर्भाशयिक पेशियों की रक्तहीनता या गर्भाशय का ढीला पड़ना, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। गर्भाशयिक जो पेशियां हैं उसकी रक्तहीनता या गर्भाशय का ढीला पड़ना, गर्भाशय का ढीला पड़ने के कारण जो है रक्तस्राव होता है। चोट, इंजरी। नेक्स्ट प्लेसेंटा के टुकड़े या झिल्ली के टुकड़े या रक्त के थक्कों का अंदर रह जाना। प्लेसेंटा मीन्स होता है गर्भनाल के टुकड़े का या झिल्ली के टुकड़े का या रक्त के जो है थक्कों का जो है यूट्रस के अंदर रह जाना, इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट है संक्रमण, इन्फेक्शन। तो देखिए इसमें गर्भाशयिक पेशियों की रक्तहीनता या गर्भाशय का ढीला पड़ना, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। प्रसव पश्चात रक्तस्राव का यह प्रमुख कारण होता है तथा सबसे अधिक रक्तस्राव भी इसी कारण से होता है। प्रसव के पश्चात जो रक्तस्राव होता है वह यह जो है इसका प्रमुख कारण होता है, लेकिन सबसे अधिक रक्तस्राव भी इसी कारण से होता है। गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता या गर्भाशय का ढीला पड़ना जो है सबसे ज़्यादा रक्तस्राव इसी के कारण से होता है। लगभग 80% मामलों में जो है प्रसव पश्चात रक्तस्राव इसी कारण से होता है। इसीलिए ही आजकल प्रसव की तृतीय अवस्था का सक्रिय प्रबंध किया जाता है ताकि इस समस्या की रोकथाम की जा सके। गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता निम्न कारणों से हो सकती है। तो देखिए बहुप्रसवा, ग्रैंड मल्टीपैरा। सेकंड है लंबा प्रसव, प्रोलॉन्गेज लेबर, प्रेसिपिटेट प्रसव। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का अपूर्ण रूप से पृथक होना, अपूर्ण रूप से पृथक होना, अलग होना, आधा ही अलग होना, अवरुद्ध प्रसव, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। नेक्स्ट है बड़ा शिशु, लार्ज बेबी। एंड लास्ट है प्रसव की तृतीय अवस्था का गलत प्रबंधन, फैकल्टी मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चोट, इंजरी के कारण भी पेश होता है। योनि मार्ग से प्रसव के दौरान जन्म मार्ग में कहीं भी चोट प्रसव पश्चात रक्तस्राव का कारण बन सकती है, अत्यधिक जो है रक्तस्राव का कारण बन सकती है। योनि मार्ग से जो प्रसव के दौरान जन्म मार्ग में कहीं भी चोट लग जाना प्रसव पश्चात रक्तस्राव का कारण हो सकता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा के टुकड़े या झिल्ली के टुकड़े या रक्त के थक्कों का अंदर रह जाना। जो गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा के लोब का टूटकर रहना या झिल्ली के टुकड़े या रक्त के थक्के अंदर रहने के कारण प्रसव पश्चात रक्तस्राव हो सकते हैं। अगर गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा के कोई भी टुकड़ा लोब का टूटकर रह जाता है या झिल्ली के टुकड़े रह जाते हैं या रक्त का जो है थक्का ही अंदर रह जाता है तो इससे जो है प्रसव पश्चात रक्तस्राव हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन्फेक्शन, संक्रमण है। फोर्थ है संक्रमण, इन्फेक्शन। यह द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव का प्रमुख कारण बनता है। जो इन्फेक्शन होता है वह द्वितीयक प्रसव पश्चात रक्तस्राव का कारण बनता है। यदि महिला को सूतिकावस्था में संक्रमण हो जाए तो प्रसव पश्चात रक्तस्राव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि महिला है उसे जो है सूतिकावस्था में ठीक से केयर न किया जाए और उसे इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए तो यह प्रसव पश्चात रक्तस्राव की संभावना इसमें जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चिन्ह एवं लक्षण, साइन एंड सिम्टम। योनि से 500 ml या 5 मिनट में एक पैड भरना या ऐसा कोई भी रक्तस्राव जो महिला की सामान्य दशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। ब्लीडिंग, अत्यधिक ब्लीडिंग होना, पल्स दर का बढ़ जाना,
इंक्रीज्ड पल्स रेट, रक्तचाप कम होना, लो ब्लड प्रेशर होना, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, महिला को जो है वीकनेस महसूस होना, पीलापन, पैलोर, महिला की जो स्किन होती है, जो शरीर हो जाता है, वो पीलापन हो जाता है। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण जो है उससे उसके शरीर में पीलापन हो आने लगता है, बेहोश होने लगती है, अनकॉन्शियसनेस महसूस करने लगती है, त्वचा ठंडी हो जाना, कोल्ड स्किन, उसकी जो स्किन होती है महिला की वह जो है ठंडी होने लगती है, मातृक डिस्ट्रेस, मदरनल डिस्ट्रेस होना, गर्भाशय का आकार बढ़ा हुआ महसूस होना, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस, इसमें जो है गर्भाशय का जो आकार है वो भी बढ़ जाता है। इससे जो है पोस्टमार्टम हेमरेज में, अत्यधिक पोस्टमार्टम हेमरेज होने में जो है गर्भाशय का आकार भी बढ़ा हुआ महसूस होने लगता है। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन, रोकथाम क्या करें। प्रिवेंशन, गर्भवती महिला को एनीमिया से बचाव हेतु प्रत्येक विजिट के दौरान हीमोग्लोबिन की जांच करना चाहिए तथा उसके हीमोग्लोबिन स्तर को 11 ग्राम प्रति डेसीबल से अधिक बनाए रखने के पौष्टिक आहार तथा आयरन, फॉलिक एसिड संपूरक कम से कम 180 दिन तक लेना सुनिश्चित करें। जांच के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया से बचाने के लिए उसे जो हीमोग्लोबिन की, उसके ब्लड की जांच हमेशा करनी चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 11 ग्राम प्रति डेसीबल है कि नहीं, इससे अधिक रहे। और पौष्टिक आहार तथा आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां भी देने के लिए 180 दिन तक सुनिश्चित करना चाहिए कि वह 180 दिन तक आयरन और फॉलिक एसिड और पौष्टिक आहार ले। नेक्स्ट है ऐसी महिलाएं जिनके पूर्व में प्रसव पश्चात रक्तस्राव की तीव्रता रही है, उनका प्रसव संस्थागत प्रसव ही करवाया जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके पूर्व में, पहले में प्रसव पश्चात रक्तस्राव की तीव्रता रही, उनका प्रसव संस्थागत प्रसव ही करवाया जाना चाहिए। संस्थागत जो प्रसव है वहीं पर उनकी प्रसव कराना चाहिए। नेक्स्ट, उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान करें तथा उनका संस्थागत प्रसव कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रसव पूर्व उनकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए। जो महिलाएं उच्च जोखिम वाली महिलाएं हैं उनको उनकी पहचान करना चाहिए और उनकी जो प्रसव है उनका संस्थागत प्रसव, संस्था पर ही प्रसव करवाना चाहिए और उनकी प्रसव के पश्चात विशेष देखभाल करनी चाहिए, जिससे जो है पोस्टमार्टम हेमरेज से बचा जा सकता है। के प्रसव पूर्व देखभाल की विजिट संख्या बढ़ाकर नियमित जांच की जानी चाहिए। महिला की जो प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है उसकी विजिट संख्या बढ़ाकर नियमित करनी चाहिए, उसकी देखभाल नियमित करनी चाहिए। महिला की रक्त जांच में ABO तथा RH फैक्टर की जांच कराकर उसके समूह के रक्त की व्यवस्था आपात स्थिति के लिए रखनी चाहिए। महिला की रक्त जांच कराना चाहिए और ABO तथा RH फैक्टर की भी जांच करा करके उसके समूह की रक्तस्राव की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति के लिए जरूरी रखना चाहिए। उच्च जोखिम वाली महिलाओं के प्रसव में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी तथा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक अनुभवी प्रसवज्ञा या चिकित्सक के द्वारा उसका संस्थागत प्रसव करवानी चाहिए। प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार समय पर एपिजियोटमी करनी चाहिए। प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार समय पर एपिजियोटमी करनी चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो ही एपिजियोटमी करनी चाहिए। एपिजियोटमी मीन्स होता है कि चीरा जो है जो लगा है उस पर जो अगर ज़रूरत हो तो ही करना। प्रसव के दौरान अगर चीरे लगाने की ज़रूरत पड़े तो ही लगाना चाहिए। प्रसव की तृतीय अवस्था का सक्रिय प्रबंधन की जाना चाहिए तथा प्लेसेंटा के सेपरेट होने के पश्चात नियंत्रित नाल खिंचाव, काउंटर कंट्रोलर कार्ड ट्रैक्शन द्वारा गर्भाशयिक संकुचनों के दौरान ही प्लेसेंटा की डिलीवरी करवानी चाहिए। प्लेसेंटा के प्रसव के पश्चात प्लेसेंटा की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए और कि कोई टुकड़ा या झिल्ली अंदर तो नहीं रह गया है। यह जांच जरूर कर लेना चाहिए कि प्लेसेंटा का जो प्रसव के पश्चात प्लेसेंटा के प्रसव के पश्चात प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर आया है कि नहीं, ये कि उसका कोई टुकड़ा या झिल्ली अंदर तो नहीं रह गया है, इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। यदि प्लेसेंटा का टुकड़ा या झिल्ली रक्त के थक्के रह गए हैं तो उन्हें बाहर निकालना चाहिए। गर्भाशय को संकुचित रखने के लिए उस पर हल्की मालिश करनी चाहिए। यदि
प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा या झिल्ली का टुकड़ा या थक्के, ब्लड के थक्के अगर अंदर रह गए हैं तो उसे निकाल देना चाहिए। और गर्भाशय की जो है संकुचित रखने के लिए उस पर हल्की सी मालिश करनी चाहिए।